साथियों, कोरोना के खिलाफ इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटीज में से एक प्रमुख प्रायोरिटी है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में महामारी से बुरा हाल है, लेकिन इसी के साथ बहुत अटकलें भी चल रही हैं। तो बात करेंगे इन सब पर। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही जानेंगे देश की इकोनॉमी का हाल और चीनी बीमारी से होते नुकसान के बारे में। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 24 घंटे में 11,090 मरीज बढ़े। देश में अब तक 3,54,000 मामले हो चुके हैं और 1,86,935 लोग ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ देखेंगे दोस्तों, EMI में छूट पर ब्याज माफी से बैंक में पैसा जमा कराने वालों को होगा नुकसान। और जानेंगे कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर, ई-कॉम एक्सप्रेस अगले 2 माह में 7,000 लोगों को देगी नौकरी। और इसी के साथ जानेंगे लगातार 11वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ गया बोझ। और साथ ही जानेंगे सितंबर अक्टूबर माह में आ सकता है केंद्र का अंतिम राहत पैकेज। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बिना देरी के ले चलते हैं आपको हमारे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन की अफवाहों को दरकिनार कर अनलॉक 2 की योजना बनाए राज्य, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3.5 लाख के पार हो चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अब लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2 की योजना बनाने की आवश्यकता है। इसी के साथ वहीं कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं कि देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के कारण फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अब लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2 की योजना बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि वायरस का फैलाव बड़े राज्यों और शहरों से ज्यादा है। और इसी के साथ अगली खबर है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव, दोबारा जांच में कोविड-19 की हुई पुष्टि। जी हां दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी की दिक्कत से मंगलवार को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कोरोना टेस्ट किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद बुधवार को दोबारा कोरोना टेस्टिंग हुई और अब उनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई है। जैन फिलहाल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की ओर। यूपी में आम आदमी पार्टी ने उठाया लॉकडाउन में स्कूल फीस माफी का मुद्दा, सरकार से की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्कूलों के फीस को लेकर मुद्दा बना लिया है। आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस माफ करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने अयोध्या जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 3 महीने की फीस माफ करने की मांग की। तो दोस्तों, क्या ये मांग सही है? इस पर आप अपना राय जरूर दें और कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताएं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की ओर। EMI में छूट पर ब्याज माफी से बैंकों में पैसा जमा कराने वालों को नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन AIBDA ने कहा है कि मोरेटोरियम पीरियड में बैंक लोन पर ब्याज माफ किए जाने से बैंकों में पैसे जमा कराने वालों को नुकसान होगा। साथ ही संगठन ने कहा है कि किसी भी तरह की ब्याज माफी से क्रेडिट कल्चर को नुकसान होगा और इसका असर बैंकों की वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। AIBDA ने कहा कि ब्याज माफ किए जाने की अनुमति दिए जाने से डिपॉजिटर्स बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि बैंक इससे पहले होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए जमा राशि पर ब्याज दर में कटौती करेंगे। AIBDA ने कहा कि पहले लोन माफी को सरकार कवर करती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इनकम में कमी की वजह से केंद्र और राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाएंगी। तो इसी के साथ कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर, ई-कॉम एक्सप्रेस अगले 2 माह में 7,000 लोगों को देगी नौकरी। जी हां दोस्तों, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर ई-कॉम एक्सप्रेस ने बुधवार को कहा कि कंपनी के अगले 2 माह में 7,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना है। कंपनी ने कहा कि यह नियुक्ति डिलीवरी से लेकर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस जैसे सभी विभागों में होगी। ई-कॉम एक्सप्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सौरभ दीप सिंगला ने बयान जारी कर कहा कि हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान करते हैं। ऐसे में कर्मचारी हमारे लिए सबसे अहम है और हमारे ऑपरेशंस की धुरी हैं। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की ओर। कोरोना की जांच क्षमता बढ़ी, स्वस्थ होने की दर में भी हुआ सुधार। 1,86,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों की जांच की क्षमता तेजी से बढ़ रही है। वहीं केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ा रही है।
मौजूदा समय में सरकारी और निजी क्षेत्र की 924 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। अब तक करीब 61 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.80% हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय 674 सरकारी और 250 निजी प्रयोगशालाओं में सैंपल की जांच की जा रही है। अब तक 60,84,256 नमूनों की जांच हो चुकी है। और वहीं बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे में 1,63,187 नमूनों की जांच की गई है। वैसे देश में एक दिन में 3 लाख नमूनों की जांच करने की क्षमता हो गई है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 52.80% हो गई है। और इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की ओर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $75 करोड़ का कर्ज मंजूर किया। जी हां दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने बुधवार को कहा कि उसने भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए $75 करोड़ यानी 5,714 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि मालूम हो कि इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सूची में शामिल हुए 2 भारतीय स्टार्टअप स्टेलअप्स और जेस्टमनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की, जिसमें 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियां स्टेलअप्स और जेस्टमनी भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। इससे पहले गूगल, एयरबीएनबी, किकस्टार्टर, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकिपीडिया जैसी कंपनियां भी इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा रह चुकी हैं। आपको बता दो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 100 संस्थाओं की सूची तैयार करता है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की ओर। IMF को दुनिया की अर्थव्यवस्था में रिकवरी को लेकर नजर आ रही अनिश्चितता, गीता गोपीनाथ। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने पूर्व के अनुमान से भी अधिक संकुचन की बात कह सकता है, क्योंकि संगठन को आर्थिक रिकवरी को लेकर बहुत अधिक अनिश्चितता नजर आ रही है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने एक ब्लॉग में यह बात कही। गोपीनाथ ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट का अधिक व्यापक असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और यह पहले के संकट से अलग नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि IMF 24 जून को अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को अपडेट करेगा। और इसी के साथ जानेंगे लगातार 11वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ गया बोझ। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बुधवार को लगातार 11वें दिन तेजी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को 1 लीटर पेट्रोल 55 पैसे की तेजी के साथ 77 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल दिल्ली में बुधवार को 60 पैसे की तेजी के साथ 75 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। देश के अन्य बड़े महानगरों की बात करें तो बुधवार को मुंबई में पेट्रोल 53 पैसे के उछाल के साथ 84 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। RBI के डायरेक्टर S गुरुमूर्ति ने कहा, सितंबर-अक्टूबर में आ सकता है केंद्र का अंतिम राहत पैकेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के बाद सितंबर या अक्टूबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर S गुरुमूर्ति ने मंगलवार को भारत चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को एक अंतरिम कदम माना जा सकता है। वहीं आपको बता दूं कि गुरुमूर्ति ने कहा कि यूरोपीय देश और अमेरिका घाटे को भरने के लिए मुद्रा की छपाई कर रहे हैं, जबकि भारत के पास ऐसा करने की कम गुंजाइश है। वहीं भारत ने ऐसे पैकेज की घोषणा की है जिसमें अर्थव्यवस्था से आए पैसे का ही इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने अभी तक घाटे के मौद्रीकरण के विकल्प पर कोई विचार नहीं किया है। सो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।